नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऐसा चुनाव नहीं देखा। अभी तो अमेरिका में 4 दिनों तक मतों की गिनती झेलकर दुनिया उठी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसका छोटा स्वरूप बिहार में दिखने को मिलेगा। लीड देखकर उड़ती चिड़िया के पर गिन लेने वालों के होश उड़ गए। सुबह की दौड़ में महागठबंधन आगे निकल रहा था, लेकिन तभी 10:30 बजे सुबह के बाद से लगा कि किसी ने धावक का कुर्ता पीछे से पकड़ लिया है। एनडीए आगे निकलने लगी। उसके बाद आगे पीछे होते हुए भी एनडीए आगे ही रही। 8 बजते बजते शाम 8 बजे बजते बजते साफ होने लगा कि एनडीए की बढ़त राजद से आगे है, क्योंकि तब तक 82% मतों की गिनती हो चुकी थी। राजद के मनोज झा का बयान जरूर आया कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन स्कोर कार्ड कुछ और कह रहा था। ताजा स्थिति यह है कि एनडीए को लगभग 125 सीटें मिल रही हैं, जबकि महागठबंधन को 111। कुछ देर पहले एनडीए ने बढ़त बना ली, जबकि उससे पहले अंतर काफी कम हो गया था। बीजेपी को 73, जेडीयू को 45, आरजेडी को 75 सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस को 20 सीटें मिल रही हैं। साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे आ गए हैं। 15 साल सरकार चलाने के बाद उनकी पार्टी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर आ गई है। फिर भी बीजेपी अपने गठबंधन धर्म को निभाने के लिए नीतीश के घर दौड़ लगा रही है। राजनीति में सीधी लकीर सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो सीधी लकीरें देखा करते हैं। दिन भर के रुझानों से जब अमेरिकी टाइप थकान आने लगी, तो शाम 6 बजे चुनाव आयोग ने याद दिलाया कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी 50 लाख मतों की गिनती हो रही है। शायद सारे नतीजे आपको सुबह तक आएंगे, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है। चुनाव आयोग ने बताया शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पहले सामान्य स्थिति में एक हॉल में 14 मेज़ें हुआ करती थी, लेकिन पैंडेमिक के कारण ये हुआ कि एक हॉल में सिर्फ 4 मेज़ें लगाई गई, और जिसके कारण बड़े हॉल की भी ज़रूरत थी और दूरी भी बनाई गई। ये इस वजह से भी देरी हुई, लेकिन एक और कारण था कि शाम 6 बजे तक सिर्फ 9 सीटों के नतीजे आए थे। कई करोड़ वोट के नहीं गिने गए। दोपहर 12 बजे तक तो सिर्फ 16% मतदान हुई। 35 राउंड होते हैं आमतौर पर, 50 राउंड की ही गिनती हुई। वीवीपैट के कारण भी देरी होती है, लेकिन सारा कुछ सुचारू रूप से चल भी रहा है। 6 बजे तक 18 विधानसभा क्षेत्रों में 1000 वोटों से हार जीत का मसला था। ये चुनाव आयोग 6 बजे बता रहा है। 50 सीटों पर 1000 से 5000 का फासला है, और 67 विधानसभाओं में 5000 से 10,000 का। इसके अलावा देश के अनेक राज्यों में भी उपचुनाव हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस वहां भी हारी है। तो शाम 6 बजे तक लग रहा था कि 1.5 करोड़ मतों की गिनती पूरी होते होते फिर से महागठबंधन अपनी बढ़त वापस ले रहा है, लेकिन अगले 2 घंटे में ऐसा नहीं हो सका। उधर बीजेपी को भरोसा होने लगा कि पूरे दिन मिलने वाली बढ़त आधी रात तक नतीजे में उसके पक्ष में आ सकती है। दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में जीत की तैयारी होने लगी। ये जो तस्वीरें हैं वो ये उसी भाजपा मुख्यालय की हैं। शाम 6 बजे तक कुर्सियां यहां सजा दी गई थीं। पोडियम पर बिहार की जनता को धन्यवाद लिखा गया। कार्यकर्ता थकने लगे तो कहा गया कि आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, और आपको हमारी सरकार बन रही है, लेकिन हम नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं, धीरज रखिए। कुछ जाते हुए भी दिखे। उधर पटना से मनीष कुमार ने खबर दी कि सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, और उससे पहले नीतीश कुमार से अमित शाह ने भी बात की है। उधर सुबह कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया था कि अभी तक तो नीतीश मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शाम को पता नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं, और इसलिए अभी तो मैं यही कहूंगा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और शाम तक परिणाम आने के बाद क्या राजनीतिक। अभी तक आप यही करेंगे, लेकिन तो चुनावी वादा था कि वही रहेंगे ना। मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक तो मैं कह रहा हूँ आपसे। इंतजार का फल मीठा होता है, इसलिए बीजेपी इंतजार कर रही है। इस चुनाव में उसने बहुत सब्र भी किया है। 2020 के बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की जीत की बात कही जा रही थी, लेकिन इस चुनाव में जीत का सेहरा बीजेपी के सर बनता दिख रहा है। अब भी मतों की गिनती हो रही है, 50 लाख से ज़्यादा जिस वक्त हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड है उससे साफ हो गया है कि रोजगार के सवाल पर तेजस्वी के हक में जो सुनामी देखी जा रही थी, एग्जिट पोल में बताई जा रही थी, वो सुनामी नहीं थी। सवाल रोजगार का ज़रूर था, लेकिन अब वो सवाल
फिर से अपना वजूद किसी और तरीके से तलाश लेगा। 10 लाख की जगह बीजेपी के 19 लाख रोजगार के वादे का इंतजार करेगा। इसलिए इस मुद्दे की वैसी हार तो नहीं हुई है, हार हुई है रोजगार के मुद्दे की, क्योंकि तेजस्वी के दबाव में बीजेपी को 19 लाख काम और नौकरियों का दावा करना पड़ा था। 19 लाख रोजगार का दावा नीतीश कुमार ने नहीं कहा था। 4 लाख नौकरी की बात नीतीश कुमार ने भी नहीं कही थी। क्या अब भी कोई कारण है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी? यह सिर्फ विश्वास का आधार है राजद के लिए, या राजद के नेताओं को वाकई ऐसा कुछ दिख रहा है? इस बीच आरजेडी नेता मनोज झा ने दिन में तीसरी बार पार्टी कार्यालय से वो बाहर आए और साफ साफ आरोप लगाया कि कई जगहों पर चुनाव अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। जहां आरजेडी और उसकी सहयोगी पार्टियां कम अंतर से जीत रही हैं, वहां दोबारा काउंटिंग कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां हम दोबारा काउंटिंग की मांग कर रहे हैं, वहां काउंटिंग नहीं कराई जा रही है। कई सीटों पर हमारी जीत के बावजूद, और उन्होंने 119 सीटों का सर्टिफिकेट की नाम के साथ सूची ट्वीट की है कि सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है। मनोज झा कह रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमने चुनाव आयोग को भी कहा, जहां जहां कम मार्जिन की है, जैसे परिहार में नतीजा देखिए कैसे दिया जा रहा है। भोरे माले जीत चुका था, अब उसको फिर से वहां रिकाउंटिंग करवाई जा रही है। हिलसा में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, अब कह रहे हैं कि आप 17 वोट से पीछे हैं। इस तरह की चीजें यहाँ मुख्यमंत्री, मैं तो चाहूंगा आप सब लोग कैमरा लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में जाइए और देखिए उन चेहरों को, वो बैठ के वहाँ कौन सा कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव संविधान के दायरे में चलता है। अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं 40 वोट से, तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जनमत पे कुठाराघात मत करिए। और ये मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ, आप तमाम जो साथी हैं, एक बार देखिए वहाँ कौन कौन से चेहरे बैठे हुए हैं, कौन निर्देश दे रहा है, किन किन को निर्देश दिया जा रहा है। हम चुनाव आयोग को भी अभी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति स्पष्ट है। लो मार्जिन के जहां जहां है, वहां ये दबाव बना रहे हैं डीएम को। जहां हमको सर्टिफिकेट के लिए बिठा के रखा गया था, वहां कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग होगी। जहां हम रिकाउंटिंग चाहते हैं, वहां रिकाउंटिंग अलाउ नहीं की जा रही है। तो ये कौन सा निजाम कर रहा है? क्या मनोज झा हार देख चुके हैं और जो कह रहे हैं ये उसकी बौखलाहट है, या जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत भी है? एग्जिट पोल हमेशा इस बात के लिए गलत होता रहा है 2014 के बाद कि बीजेपी की बढ़त इसमें दिखाई जाती थी। इस बार उल्टा हो गया। कई एग्जिट पोल इसलिए गलत हुए क्योंकि इस बार महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई और उसमें जीतता हुआ स्पष्ट बहुमत दिखा। क्या महागठबंधन कांग्रेस के कारण डूब गया? 70 सीटें लेकर कांग्रेस ने बेहद खराब प्रदर्शन किया है, उसके ज्यादातर उम्मीदवार हार गए हैं। सफलता दर कांग्रेस की 30% से भी कम है। आलोचना होने लगी है कि सारी रणनीति तेजस्वी की तो ठीक थी, मगर तेजस्वी ने कांग्रेस को 70 सीटें देने में ज्यादा उदारता दिखा दी। अगर कांग्रेस बेहतर करती तो महागठबंधन की गाड़ी आराम से आगे बढ़ सकती थी। महागठबंधन में लेफ्ट का प्रदर्शन अच्छा रहा। तेजस्वी ने 29 सीटें देकर एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लिया। लेफ्ट ने अपनी लड़ाई लड़ी। कन्हैया ने भी अपनी पार्टी का प्रचार किया और बेगूसराय के तेघारा में सीपीआई के उम्मीदवार को 40,000 से ज्यादा मतों के आसपास बढ़त दिला दी। संख्या बदलती रहती है। 29 सीटों में से लेफ्ट 18 पर आगे रहा और इसमें से 11 पर माले। 29 सीटों में अगर आप देखें तो लेफ्ट का प्रदर्शन जो है 65% सीटों पर अच्छा रहा। श्याम बाबू, ये बताइएगा कि अंदर आप लोग गए हैं, अभी तक बाहर आपके कोई बड़े नेता नहीं आए, आप ही एक हैं जो बाहर आए हैं अंदर से। क्या डिस्कशन थे आपके? नेता है, कौन बड़े नेता? आप ये बताइए, आपके डिस्कशन क्या हुए हैं श्याम भाई? डिस्कशन हम लोग तो आनंदित है, हम लोग काम के लिए, क्योंकि जनता ने काम के लिए हमें मत दिया है और काम के आधार पर हमको काम करना है। जनता की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को हमको पूरा करना है। इसी का मंथन चल रहा है कि कैसे आपको पूरा। क्या अभी भी उम्मीद है, क्योंकि हल्की सी बढ़त अभी भी एनडीए की तरफ ही है, सुबह से वो है कि आपको उम्मीद है उसको पार करेगा? मैंने सुबह में जब बैठा था चेल्लो पर, मैंने कहा था कि शाम होने दीजिए, लालटेन जलेगा, अंधेरा खत्म होगा और हमारा जो आरजेडी का जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वो जीतेगा। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे? उनकी पार्टी जदयू 40-41 सीटों पर
ही बढ़त बना सकी, मतलब सिमट गई। एक तरह से राजद और भाजपा के बाद तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। 15 साल से बिहार में शासन करने के बाद क्या यह नीतीश कुमार के खिलाफ जनादेश नहीं है? मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसमें एलजेपी शामिल नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी ने कई अवसरों पर कहा कि खबरदार अगर प्रधानमंत्री के नाम का और फोटो का इस्तेमाल किया, हम चुनाव आयोग में उनके खिलाफ जाएंगे। एक स्ट्रेटजी के तहत पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार ऐसे उम्मीदवार खड़े किए गए जो जेडीयू के बीजेपी के संयुक्त कोर वोट के लोग थे, उसमें कटौती करें। और अब कल तक सारे चुनाव के नतीजे आएंगे, हम बताएंगे कि जो सीटें हमारी कम हुई हैं ये एक सबोटाज के साथ कम की गई। क्या केसी त्यागी नीतीश कुमार की किसी रणनीति की झलक दिखा रहे हैं या नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व का ताज पहनेंगे? मुझे नहीं लगता कि नैतिक, जिस तरह की राजनीतिक नैतिकता का सवाल है, नीतीश ये स्वीकार करेंगे। इसलिए बिहार में एनडीए स्थायी है या अभी कुछ बदलने वाला है? नतीजों के बाद की रणनीति के बारे में अटकलें लगाई जा सकती हैं, मगर ये साफ हो गया है कि बिहार के चुनाव में किसी के पक्ष में कोई तूफान नहीं था। हवा थी मगर दोनों तरफ थी। हमारे साथ कन्हैया बेलारी हैं, दीपांकर हैं हमारे साथ, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआईएम माले के नेता भी हैं, और मनीष हैं। मनीष, हम आपसे पहले जानना चाहते हैं कि इस वक्त अब बीजेपी मजबूत पोजीशन में है, उसी के आसपास आरजेडी भी है। क्या बीजेपी इस दबाव में है कि जिस तरह का ह्यूमिलिएशन, अपमान नीतीश कुमार का हुआ है, अगर वो अपना सरकार बनाना चाहती है तो पहले नीतीश कुमार को मनाओ? लेकिन मनीष, क्या हम जानना चाहते हैं कि क्या ये नीतीश कुमार इस तरह के नैतिक प्रश्नों के साथ गुजर रहे हैं कि उन्हें तो हार मिली है, वो कैसे बिहार का ताज पहन सकते हैं? एक तरह से क्या वो इस तरह से ये पद स्वीकार करेंगे, या फिर अपमान का बदला लेने की राजनीति करने का कोई स्कोप उनके पास बचा है कि वो शायद एनडीए छोड़कर कहीं तेजस्वी की तरफ चले जाएं, या फिर तेजस्वी की तरफ ना जाएं, इसलिए बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का पद देना चाहती है या बनाए रखना चाहती है, ये कहते हुए कि ये हमारा वादा था। उसका एक मकसद तो पूरा हो गया कि बिहार की राजनीति में भले ही तेजस्वी का युग नहीं आया, नीतीश कुमार का युग समाप्त हो गया। मनीष, निश्चित रूप से इस चुनाव में दो ही आदमी गेनर हैं। एक तेजस्वी यादव, जिन्होंने अपने आप को नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने दो मिथ जो थे बिहार के चुनाव के बारे में, उसे उन्होंने तोड़ा। एक तो यह कि अगर ये बिहार का जो चुनाव होता है ये त्रिकोणीय होता है, दो लोग साथ आ गए तो तीसरा धाराशायी हो जाता है। यहाँ पर दो लोग मिलकर किसी भी तरीके से सरकार तो बना लेंगे, बहुमत का आंकड़ा भी वो पार कर लेंगे, जो अभी तक के रुझान है। क्योंकि अब बहुत सारे जो सीटें हैं वो कोई 16 सीट, कोई 560 सीट वोट से ये तय हो रहा है। 16 वोटों से हिलसा की सीट आरजेडी के शक्ति यादव हारे हैं। हालांकि वो अपनी हार मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने उनको मुख्यमंत्री आवास के निर्देश पर ये हराया है। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि नीतीश कुमार, मैं नहीं जानता हूं कि वर्तमान में वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 घंटों से अधिक से वो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव, संजय झा, अशोक चौधरी जैसे नेताओं के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं कि 2000 में, आज से करीब 20 वर्ष पहले, उन्होंने जब उनकी पार्टी को, वो बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी थी, वो भाजपा के बाद नंबर 2 की पार्टी थी। उस जमाने में भी आरजेडी नंबर 1 की पार्टी थी। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बिहार में एनडीए के नेतृत्व करने का मौका दिया था और वो यहाँ आकर 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। ये बात अलग है कि उनको बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने फ्लोर पे सदन में फ्लोर ऑफ द टेस्ट के पहले ही जो है इस्तीफा दे दिया। दूसरा पक्ष यह है क्योंकि बीजेपी ने कमिट किया है, ये जनता दल यूनाइटेड के नेता आज बार बार इससे याद दिला रहे थे कि बीजेपी के नेताओं ने पहले ही कह दिया था कि अगर संख्या कम आएगी उसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में नंबर 3 की पार्टी होने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये क्योंकि बीजेपी का कहना। और बीजेपी उन्हें क्यों बनाएगी ये सब जानना चाहते हैं। इसलिए बनाएगी क्योंकि बीजेपी को आज देश की राजनीति में कुछ सहयोगियों की ज़रूरत है। उनके पास
चिराग पासवान जैसे सहयोगी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को डिमोलिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो परिणाम में भी दिखा और साथ ही साथ बीजेपी को मदद भी की। बीजेपी अगर आज 70 से अधिक सीटें जीत रही है तो चिराग पासवान का भी वोट उसमें काउंट किया है। चिराग पासवान का भी अपील ने उसमें एक कारगर भूमिका अदा की है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को इसलिए फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी रवीश क्योंकि उन्हें सहयोगियों की जरूरत है और वो चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार सीमित रहें। वो कोई ऐसी फिर राजनीति के अंदर जो है वो कोई आरजेडी के साथ ना जाए या देश की राजनीति में कोई धुरी ना बने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नीतीश जितने दिन गद्दी पर बैठेंगे उन्हें अपने आप में भी काफ़ी ह्यूमिलेशन होगा, क्योंकि कैबिनेट के अंदर जो है बीजेपी के मंत्रियों की संख्या अधिक होगी, उनकी मांगे अलग अलग होगी और बीजेपी उनको अपनी तरीके से, उनके पास में एक जो मोरल हाई ग्राउंड होता है वो वैसी चीज़ शायद अब उनके जो अगर वो मुख्यमंत्री बन भी गए, जिसकी संभावना अब अधिक लग रही है, तो वो उनके पास में वो मोरल हाई ग्राउंड नहीं होगा। रवीश। कन्हैया, आप दीपांकर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में। कन्हैया से एक सवाल जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में एक चीज स्थापित हुआ कि नाराजगी जो थी वो नीतीश कुमार को लेकर थी। क्या बीजेपी अपने गठबंधन धर्म को ज्यादा प्रतिष्ठित करने के लिए, हालांकि शिवसेना की क्या हालत हुई या अकाली दल की क्या हालत हुई और सहयोगियों की क्या हालत हुई, ये सिर्फ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देने से वो तस्वीर धुंधली हो जाती है क्या? और बीजेपी ये क्यों करना चाहती है कि जब पूरा जनादेश एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आया है, भले ही वो गठबंधन बच गया है क्योंकि इसमें बीजेपी की अपनी रणनीति का भी एक हिस्सा रहा होगा, क्या ये उचित होगा? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अब ये हैसियत स्वीकार करेंगे, जैसा कि मनीष कह रहे हैं कि आपके आसपास बीजेपी के चारों तरफ मंत्री होंगे, आप सत्ता में तो रहेंगे लेकिन आप एक तरह से जदयू के नेता के रूप में वहां पर स्थापित नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार क्या कोई नैतिक फैसला लेने वाले हैं या फिर वो गठबंधन धर्म के नाम पर अपनी नैतिक फैसला लेने से बचने का कोई बहाना निकाल लेंगे? पहले ये समझिए कि नीतीश कुमार हैं क्या। नीतीश कुमार पॉलिटिशियन हैं, सियासी राजनीति करते हैं, वो बुद्ध के अवतार नहीं हैं, ये जान लीजिए। न वो गांधी हैं। और सियासी जो राजनीति करता है उसमें सारे दाव पेच आजमाए जाते हैं, वो बनेंगे। वो आप नैतिकता की क्यों बात करते हैं उनसे, उनके बारे में, किसी पॉलिटिशियन के बारे में जो सियासी राजनीति करता है? वो कुर्सी के लिए करता है, जब कुर्सी पर आएगा तभी कुछ कर पाएगा। आप देखते नहीं है, वो नीतीश कुमार किंग महेंद्र को भी बना सकते हैं, बहुत लोगों को बनाते हैं। वो लालू प्रसाद यादव जो है मच्छर पासवान को राज्यसभा में भेजते हैं, तो ये भी समझिए कि से मच्छर पासवान जैसे लोगों को भेजते हैं। तो ये सियासी राजनीति करते हैं, कहीं से ही नहीं। हाँ, तब ये बात है कि बीजेपी ये चाहती है कि इनको बनवाएं आज जवन आकी बाकी बाऊ पूरा कर दें। जी, हमारे साथ मनीष और कन्हैया जी, आप दोनों बने रहिए। दीपांकर हैं हमारे साथ। दीपांकर, इस गठबंधन में जो महागठबंधन की बढ़त दिखाई जा रही थी, अगर दोनों गठबंधनों को अगर हम ले, एक तरफ बीजेपी के गठबंधन में कौन पार्टनर अच्छा कर रहा है या तेजस्वी के गठबंधन में कौन पार्टनर अच्छा कर रहा है, तो दोनों के हिसाब से सीपीआई, एमएल और लेफ्ट की पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका कोई खास कारण आपको नजर आता है कि आपकी ही एक पार्टनर जो है कांग्रेस पार्टी, वो बहुत ही खराब करती है और उसकी वजह से आपका गठबंधन स्पष्ट बहुमत से अस्पष्ट बहुमत की तरफ आ जाता है और अब उसका भविष्य ही अस्पष्ट हो चुका है? रवीश जी, इस बार का जो बिहार का चुनाव था बहुत एक खास चुनाव था। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का आंदोलन था, किसानों का, आम लोगों का और खासकर नौजवानों का। तो हम वामपंथी लोग जो आंदोलन की राजनीति करने वाले लोग हैं, जन संघर्षों की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए चुनाव उस हिसाब से कहिए तो बहुत ही एक प्रेरणादायी चुनाव था, जिसमें पहली बार हमने देखा कि जनता आगे थी और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा था। तो मुझे तो पहली बात मैं कहूंगा कि चुनाव का जो भी नतीजा आया हो,
लेकिन बिहार की जनता के लिए और पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है बिहार में। दूसरी बात हम कहेंगे कि इसमें जनादेश लेकिन बिल्कुल एनडीए के खिलाफ गया है, और इसमें हम नीतीश कुमार जी को और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अलग करके नहीं देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में पिछले 15 साल से नीतीश जी के साथ एनडीए में घटक दल है, और जो इस समय जो मुद्दे थे इसमें हमें लगता है कि केंद्र सरकार की भूमिका के खिलाफ भी बिहार के लोगों का जबरदस्त आक्रोश दिखा। जैसे बहुत बड़ा मुद्दा था लॉकडाउन, तो लॉकडाउन केंद्र सरकार का था। बहुत बड़ा मुद्दा इस समय जो रोजगार का सवाल है, तो बिहार में आप सुनेंगे नौजवानों से लोग सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार की बात कर रहे हैं, और हर नौजवान रेलवे के निजीकरण से लेकर के आशंकित है। तो निजीकरण, खेती पर कॉर्पोरेट का कब्जा, ये कुछ भी ये नीतीश कुमार का, बिहार सरकार का मामला नहीं है, ये सब केंद्र सरकार की नीति है। इसलिए मैं जो देख रहा हूं कि इस बार जो जनादेश आया है बहुत स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल आप कहेंगे कि जो साफ बहुमत मिल जाना चाहिए था अभी तक नहीं मिला, हालांकि मुझे उम्मीद है कि शायद अंत तक साफ बहुमत भी मिल जाए। 3 सीटों पर हमने भी रिकाउंटिंग के लिए चुनाव आयोग से लिखा है, अभी 12 सीटें हमें मिल चुकी है, 11 दिखाया जा रहा है, और 3 सीट भोरे, दरौंदा और आरा, जहां बहुत कम मार्जिन से हमें एक तरीके से हार की घोषणा कर दी गई, लेकिन हमारे साथी कह रहे हैं कि वहां बहुत गिनती में अनियमितता थी, तो हमने भी कहा है कि उसमें साफ रिकाउंटिंग हो। तो मुझे तो लगता है कि इस बार ये त्रिशंकु विधानसभा है, और एनडीए का कहीं से कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सरकार बनाए। और इस समय बल्कि जो एमआईएम जैसी पार्टी है, बसपा जैसी पार्टी है, उन पार्टियों को सोचना चाहिए बिहार में आगे के लिए, और शायद नीतीश जी को भी सोचना चाहिए। नीतीश जी आखिरी भाषण में उन्होंने कह दिया था कि आखिरी चुनाव है, बाद में कहा गया कि उन्होंने कहा था कि आखिरी चुनावी सभा है। तो हमें तो लगता है कि बल्कि नीतीश जी का प्रदर्शन अच्छा रहा। मैं तो कहूंगा कि इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस ने अंडर परफॉर्म किया, और नीतीश जी क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाइयां नीतीश जी को लड़ना पड़ रहा था। बिहार की जनता उनसे नाखुश थी, नाराज थी, पूरा गठबंधन हमारा उनके खिलाफ था, और अपने ही गठबंधन के अंदर उनको बहुत सारे इनविजिबल लड़ाइयां लड़नी पड़ रही। इतने सारे मोर्चे पर एक साथ लड़ करके भी 40 सीट ले आना, मैं समझता हूँ कि नीतीश जी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, और यही फर्क हो गया इस चुनाव में, कांग्रेस का अंडर परफॉर्मेंस और नीतीश जी का थोड़ा सा कहेंगे तुलनात्मक रूप से बेटर परफॉर्मेंस। थोड़ा सा फर्क इसमें भी आया कि आरजेडी को जितना अच्छा करना चाहिए था शायद उतना नहीं हो पाया, और वहीं बीजेपी को थोड़ा बहुत उससे एक बेनिफिट मिल गया। लेकिन अदरवाइज हमें तो लगता है कि बिहार जिस जंक्शन पर है, पर एनडीए के खिलाफ दीपांकर, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अब भी कोई चांस है जी, क्या आपको अब भी कोई चांस नजर आता है कि आरजेडी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बन सकती है? क्योंकि अब बहुत लंबे समय से महागठबंधन को बढ़त है। ठीक है कि दोनों के मतों की संख्या बिल्कुल करीब करीब है, दोनों आसपास है संख्या में, 2, 4, 5 सीटों के इधर उधर से कोई ज़्यादा है, कोई कम है, और आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से समर्थन लेने की बात भी कर रहे हैं कि आप जब कह रहे हैं कि उन्हें सोचना चाहिए, उनकी तरफ आ जाना चाहिए, तो क्या इसकी पहल आप लोगों ने कर दी है या आप उनसे उम्मीद करते हैं? किस तरह की पहल आपको करनी चाहिए या फिर तेजस्वी को करनी चाहिए इस मामले में? नहीं, बिल्कुल हमें लगता है कि अभी तो शायद सब लोगों की नजर है कि फाइनल टैली क्या है, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग भी बात करेंगे, और निश्चित तौर पर इन पार्टियों को सोचना चाहिए। एमआईएम खास तौर पर जो बहुत सारे सवालों पर कम से कम इतना तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ है, बहुत सारे नीतिगत मसलों पर भी। हम नहीं जानते आर्थिक नीतियों पर उनका क्या स्टैंड है, लेकिन संविधान की रक्षा के सवाल पर, सीए जैसे इस देश में संविधान पर चोट करने वाले जो नागरिकता कानून संशोधन हुआ है, इस पर उन लोगों का स्टैंड रहा है, और जरूर उनको अपने ही राजनीति के हिसाब से मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए। इस हिसाब से तो हमें लगता है कि भले हमारा जो प्री पोल अलायंस था उसको अभी भी साफ बहुमत नहीं है, लेकिन जो अभी पोस्ट पोल जो भी बिहार की रियलिटी है, इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा संख्या एनडीए के खिलाफ है, एनडीए के पक्ष में नहीं है, और इसी हिसाब से सरकार भी बननी। ठीक है दीपांकर, एक सवाल और है, मनीष और भेलारी से मैं थोड़ा ब्रेक के बाद बात करूंगा। एक सवाल और है कि मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी आपको सपोर्ट करते हैं, तो तब फिर राज्यपाल के पास अपनी भूमिका आ जाएगी, क्योंकि एक प्री पोल अलायंस के रूप में महागठबंधन के पास 123 सीटें हैं।
लेकिन अभी 50 लाख मतों की गिनती है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कुछ इधर उधर हो जाता है और महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचता है। मैं ये काल्पनिक प्रश्न भी कर रहा हूं क्योंकि अब स्पष्ट नहीं है कोई भी चीज। क्या लेफ्ट और खासकर माले सरकार के भीतर होगी या बाहर रहेगी? भीतर बाहर का सवाल तो बाद में है। अगर मान लीजिए, पहली बात तो हमें लगता है आपने सही कहा कि गवर्नर की भूमिका होगी, और हम तो चाहेंगे कि गवर्नर इस पूरे स्थिति को देखते हुए एनडीए विरोधी जो गठबंधन है उसको पहले मौका दे, क्योंकि एनडीए की तो सरकार थी और सरकार में रहते हुए उनको जनादेश नहीं मिला। तो इस जनादेश का इंटरप्रिटेशन यही होना चाहिए कि ये एनडीए के खिलाफ है, और वो उसको अलग करके नीतीश जी और मोदी जी में कंपार्टमेंटलाइज करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। वो टोटल एनडीए के खिलाफ ही जनादेश गया है, और ऐसी स्थिति में अगर गवर्नर ऐसा न भी करते हैं और कहीं जिसके पास बहुमत नहीं है उस गठबंधन को अगर मौका दे देते हैं, तो उसके बाद तो बात इतनी रहती है कि भाई सभी जो गठबंधन के विधायक हैं उनको बिल्कुल कायम रहना चाहिए, और इसमें सभी पार्टियों को अपने अपने इस तरह कायम रहना चाहिए कि हमारा कोई भी विधायक इधर उधर ना हो। और इस तरह से हमें लगता है कि तमाम पार्टियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता तो बिल्कुल ये चाहती थी, नौजवान बिल्कुल चाहते थे कि इस बार इस सरकार से हमें छुटकारा मिले, और वो पूरे एनडीए सरकार से नौजवानों में ये तिक्रम नहीं था। नतीजे में नहीं दिखा, वो चाहते होंगे। तो नतीजे में इसलिए शायद नहीं दिखा होगा कि आप देखेंगे कि पहले चरण में बहुत साफ नतीजा आया है पहले चरण का। दूसरे तीसरे चरण में जो एनडीए ने भी अपने पूरे प्रचार की दिशा बदल दी, और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से अलग कर दिया अपने प्रचार में। नीतीश जी की फोटो भी गायब हो गई, बल्कि नीतीश जी को अलग से विज्ञापन देना पड़ा मोदी जी और अपनी फोटो को जोड़ करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार से नीतीश जी गायब हो गए थे, और पूरा प्रचार जबरदस्त एक सांप्रदायिक जहरीला प्रचार दूसरे और तीसरे चरण में, जिसका असर शायद मिथिला के कुछ इलाके में और कोसी सीमांचल के इलाके में आपको दिखा होगा। तो हमें तो लगता है कि क्यों नहीं काउंटर कर पाते हैं? दीपांकर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हो, अगर सांप्रदायिक प्रचार हो रहा था तो तेजस्वी सिर्फ छोटे भाषण दे रहे थे और रोजगार पर बात कर रहे थे। आप हो या कांग्रेस हो या तेजस्वी हो, अगर कोई सांप्रदायिक बहस कर रहा है, जिसे आप मान के 1 मिनट के लिए मान भी लें कि धारा 370 का मसला अगर उठा दिया गया है, तो विपक्षी दलों में इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती है कि उस पर अपनी कोई नजरिया साफ करें अपना, और उस पर अपना पक्ष रखें, अपने मतदाताओं को जागरूक करें, शिक्षित करें? नहीं, बिल्कुल हमें लगता नहीं है कि धारा 370 इन मुद्दों का कोई असर रहा है। जोगी जी आके बता रहे थे, लोग यहाँ बिहार में जमीन की मकान की बात कर रहे थे, और उनको जोगी जी समझा रहे थे कि अब कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हैं और आपको प्लॉट मिल सकती है, फ्लैट बना सकते हैं। तो बिहार के लोग तो बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। या उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर बनेगा तो फ्री में आपको दर्शन करा देंगे। तो बिहार के लोगों को जहां भी दर्शन करने के लिए जाना है लोग चले जाएंगे, उसके लिए कोई जोगी जी की जरूरत नहीं है। तो उन बातों का असर नहीं था, लेकिन जहरीला प्रचार जरूर हुआ अंत में, अंतिम दौर में जा करके। और अगर आप हमसे भी ऐसे पूछ रहे हैं तो जैसे आपकी स्थिति है मीडिया में, जैसे आप पूरी कोशिश करते हैं कि मुद्दों पर बात हो, लेकिन उसमें आप जैसे इस समय खुद को कमजोर पाते हैं, क्योंकि पूरा मीडिया एक तरह से उस तरफ झुका हुआ है। तो पूरे देश की पूरा माहौल जब झुका हुआ है, राजनीति झुकी हुई है, संस्थाएं झुक गई है। ये अमेरिका नहीं है कि जहां सारे इंस्टीट्यूशंस फाइट कर रहे हैं तानाशाही के खिलाफ। ये हिंदुस्तान है जहां लोकतंत्र कमजोर है और पूरी तरह से तानाशाही के पक्ष में एक पूरा माहौल झुका हुआ है। तो सबसे असंतुलित अनइक्वल होता है इलेक्शन का बैटल, लेकिन इस बार का बहुत अनइक्वल था। और उस हिसाब से मैं अगर देखूं तो मुझे तो लगता है कि इस बार का चुनाव बहुत रिमार्केबल रहा है। जहां 1 महीना पहले कोई मान नहीं रहा था कि बिहार में कोई लड़ाई है, और वहां जनता ने अपनी ताकत पर, अपने दम पर, नौजवानों ने इसको लड़ाई बना दिया, और ये लड़ाई यहाँ तक पहुंची है। इसलिए बिहार को तो बिल्कुल कम करके मत आटिए। जबरदस्त काम बिहार ने किया, और बिहार ने जो काम किया पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि इसका असर दिखेगा। देखा जाएगा। दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन मनीष और कन्हैया जी, आप दोनों बने रहिए, हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे।
आप देख रहे हैं बिहार का फैसला प्राइम टाइम में। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मनीष हमारे साथ है। मनीष, एक चर्चा बहुत तेजी से होने लगी है कि राजद ने कहा है कि 119 सीटों की उन्होंने सूची जारी कर दी है कि इस पर हम जीत गए हैं। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की साइट पर है कि हम जीत गए हैं, मगर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है और वो चुनाव अधिकारी से मिलने की भी बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें हार की बौखलाहट से इतर कोई दम है कि ऐसी चीज़ें इस वक्त ज़िला मुख्यालयों में घट रही हैं कि जिसे कम मार्जिन से जीत मिल रही है उसकी जीत बदल दी जाए? देखिए, निश्चित रूप से जब भी कोई भी उम्मीदवार कम मार्जिन से हारता है तो उसका सबसे पहला शिकायत या उसकी सबसे पहली बात जो वो कहता है, प्रतिक्रिया होती है कि मुझे चुनाव में हारा नहीं, मुझे चुनाव हरवाया गया है और चुनाव अधिकारियों की जो भूमिका है वो संदिग्ध रही है। लेकिन आज कई सारी सीटें जो हैं पिछले 1 से 2 घंटों में जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो कुछ 18-19 वोट से लेके 500-600 वोटों से हारे हैं। और ये सब सीटों पर ऐसा हुआ था कि पहले जो हैं जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो एमजीबी के महागठबंधन के उम्मीदवार थे, पहले उनकी जीत हुई थी, बाद में कोई रिकाउंटिंग हुआ या कोई शिकायत की गई और उस रिकाउंटिंग के बाद में ये आरजेडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन करके ये रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस किया गया। लेकिन ये भी एक सच है कि महागठबंधन के कुछ उम्मीदवार इसी रिकाउंटिंग के कारण आज जीतने में भी कामयाब रहे हैं। लेकिन जो 119 उम्मीदवारों की सूची है, निश्चित रूप से इन्होंने पूरे कागजातों को सारे डाउनलोड करके वो अभी लेके बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास वो गए हैं और उन्होंने शिकायत किया। उनका कहना है कि अब जो है वो उनके उम्मीदवार जीत भी जाते हैं तो उनको अब रिजल्ट को डिले किया जाता है। ऐसी ही शिकायत कांग्रेस पार्टी ने अपने राजा पाकड़ से उम्मीदवार के बारे में कहा है कि वो करीब 2 घंटे पहले ही उन्हें जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने कह दिया था कि आप जीत चुके हैं, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जा रहा है। तो लग रहा है कि चुनाव आयोग के ऊपर में दबाव बढ़ाया जा रहा है और महागठबंधन के पास में कुछ तो आधार है, उन्हीं आधार के बेसिस पे जो है वो इस तरीके के आरोप लगा रहा है। लेकिन इसमें राज्य सरकार से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि असल भूमिका चुनाव आयोग के अधिकारियों की है। चुनाव आयोग के अधिकारी भी जो है हर शिकायत पर वो रिएक्ट भी कर रहे हैं। रवीश जी, कन्हैया, ये एक राजनीति का हिस्सा है, पर आप सुबह कह रहे थे कि आपने बहुत काट कूट के 126 सीटें दी थी महागठबंधन को, तो उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा, आपका स्ट्राइक रेट ठीक है कि अभी भी महागठबंधन दौड़ में है। एनडीए के पास 122 सीटें हमारे स्क्रीन पर दिख रही है और 114 है, तो आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन अभी फाइनल नहीं है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो बदल सकता है सुबह होते होते? अभी जब नतीजे अंतिम रूप से घोषित होने में उनमें देरी हो रही है, उसके बाद बदल सकता है? क्या नीतीश का कोई नया फॉर्मेशन आपको बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, मुझे अभी भी उम्मीद है कि महागठबंधन की जीत हुई है। देखिए मनीष, सवेरे मैं मनीष को सुन रहा था, अभी भी मनीष को विश्वास नहीं, क्योंकि मेरा तजुर्बा बहुत ज्यादा है। मुझसे एक आईएएस अफसर ने एक बार कहा था, 1985 में वो डीएम थे मुंगेर की, आप समझ लीजिएगा कौन होंगे, आप खोज दीजिएगा, नाम नहीं बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि जानते हो, हमको चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको जिताना है, इसको हराना है, तो जिसको जिसको कहा जिताने के लिए उसको हरा दिया। उसके बाद अब दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं बताऊंगा। चुनाव हो रहा, काउंटिंग हो रहा था और उन्होंने कहा मुझसे, भेलारी जानते हो 80 गो सीट पहुंच गए नीनू, एक बाद जीत जाई। 80 गो सीट बैठे तो वो अपने बैठ गए। जितना रिटर्निंग अफसर थे उसको कहा क्या बात है, कैसे हो रहा है, उसको सर्टिफिकेट दो, उसको कहो कि कोर्ट में जाए, उसको सर्टिफिकेट दो, उसको कहो कि कोर्ट में जाए। मुझे लगता है जो लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग का अंकुश है, कुछ अंकुश नहीं है। हम भी, अब मैं भी अपना ही कर रहा हूं ना। ये जहां रिकाउंटिंग जो चाहते हैं
रिकाउंटिंग कराओ, विपक्ष वाला जीत जा रहा है तो रिकाउंटिंग कराओ, और पक्ष वाला जीतता है कि नहीं नहीं चलिए भागिए भागिए रिकाउंटिंग नहीं होगा। तो वैसे वैसे वो 30 सीट जीते थे उसी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये भी वैसा ही कर रहे हैं। मैं पुख्ता मैं देखिए, हम पॉलिटिशियन की तरह नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि वाणी वैसी हो जाए, मैंने थोड़ा सा, लेकिन ऐसा होता है, इसकी बहुत संभावना है। मेरा एक मित्र है इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, हमने पूछा था उससे आज ही कि ऐसा हो सकता है कि रिटर्निंग अफसर अगर दे दे तो हाँ हो सक जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर बाद में आप समझिए। तो मुझे लगता है जी आखिर अच्छा ही बताइए ना रवि, ये मैंने राजद ने भी कहा है कि क्या हो रहा है भाई, क्या चीज है सब कुछ, इतना देरी होने अगर ये बात हो रही है कि हमारा समय अब खत्म हो रहा है, मनीष और कन्हैया जी, हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन अगर ये बात है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 119 सीटें हैं और जैसा कि मनीष कह रहे हैं कि वो डाउनलोड करके ले जा रहे हैं कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है और सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, तो ये बेहद चिंता की बात है। इससे एक अच्छा चुनाव गुजर रहा था बिना किसी सवालों के, बिना किसी संदेह के। हालांकि कोरोना के मामले में भयानक फेलियर रहा, खैर उस पर बात नहीं हुई, तो उस पर फिर बात किसी और संदर्भ में की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है जैसा कि राजद आरोप लगा रही है और वो चुनाव आयोग जाने की बात कह रही है, उसके साथ कांग्रेस भी जाने की बात कह रही है, तो ये चिंता की बात है। चुनाव आयोग को खुद ही आकर इस तरह के संदेहों को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिए, जिससे एक पक्ष में ये बात रह न जाए। और अमेरिका वाला माहौल, वैसे ही गिनती के मामले में हम थोड़ी बराबरी कर लिए हैं, काफ़ी समय आ रहा है, हो सकता है कल तक नतीजा आने में कल का दिन भी लग जाए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कोई संदेह की कोई गुंजाइश रहनी चाहिए किसी भी तरफ से कि विपक्ष के लोग यानी जब एनडीए के लोग कहें रिकाउंटिंग है तो रिकाउंटिंग हो रही है, और जब आरजेडी के लोग कहें कि रिकाउंटिंग नहीं होगी, रिकाउंटिंग चाहिए तो रिकाउंटिंग नहीं हो रही है। तो इसमें चुनाव आयोग को ही दोनों के प्रस्तावों को लेकर स्पष्ट बिंदुवार बता देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।